ऐसा है कि हम लोग बहुत लंबे समय से कांग्रेस कवर करते रहे हैं। सभा भी हैं यहाँ पर, राजेश हैं, संजय जी तो कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं लंबे समय तक। तो हर कांग्रेस के का प्लेनरी सेशन हो, महाधिवेशन हो, एआईसीसी का कोई सेशन हो, शिविर हो, तो बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, बहुत सारे डिक्लेरेशन होते हैं और उनमें कुछ इंप्लीमेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। 100% तो कभी होता नहीं है। लेकिन ये जरूर है, अभी तक जितने चिंतन शिविर हुए हैं उनसे कुछ ना कुछ कांग्रेस को रास्ता तो मिला है। चाहे वो पचमढ़ी का चिंतन शिविर रहा हो, चाहे हरिद्वार का रहा हो, और चाहे शिमला का रहा हो। पचमढ़ी में जहां एकला चलो की बात की थी, वही शिमला में जो है फिर अलायंस को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। तो कुल मिलाकर के इस चिंतन शिविर से, जो उदयपुर का चिंतन शिविर है, ये ऐसी असाधारण परिस्थिति में हुआ है कि जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है। कांग्रेस पहली बार इतिहास में लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हारी है। 77 में हारी थी, 80 में लौट के आ गई थी, 89 में हारी, 91 में लौट के आ गई सत्ता में, 2014 में हारने के बाद फिर 2019 में हारी। और अगर 2024 में भी हारती है तो ये कांग्रेस के लिए या कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के लिए मुझे लगता है शायद ये अंतिम युद्ध होगा। क्योंकि उसके बाद देश की जनता के बीच में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, और कांग्रेस के बीच में कांग्रेस नेतृत्व की क्या स्थिति होगी, ये इसका अंदाज लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर 2024 भी कांग्रेस पूरी तरह से लूज कर। इसलिए कांग्रेस की लीडरशिप के सामने जो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, सुधरो या टूटो, मतलब या गांधी जी ने कहा था करो या मरो, तो वो वाली स्थिति है। या तो आप करिए जो आपने कहा है, और नहीं तो फिर आप तैयार रहिए बिल्कुल जो है, जो सबसे वर्स्ट परिणाम है भोगने के लिए। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल एक्टिविटी से ही जिंदा रहती है। ये चिंतन शिविर एक तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी था, एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी था। इसकी अगर आप उपलब्धियां देखें तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कम से कम बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस के लगभग सारे बड़े नेता, कुछ अपवाद छोड़ दें, तो चाहे वो G23 वाले हों, चाहे दूसरे हों, चाहे राहुल लॉयलिस्ट हो, चाहे प्रियंका लॉयलिस्ट हो, चाहे सोनिया लॉयलिस्ट हो, ओल्ड गार्ड हो, वेटरन हो, लगभग सब जो है वो एक साथ बैठे 3 दिन और उन्होंने एक दूसरे से अपने अपने विषयों पर बातचीत की, खुलकर बातचीत की। जो जानकारी थोड़ी बहुत हमको भी है और भी लोगों को होगी कि जो जो 6 समूह थे उनके भीतर जो बातचीत हुई उसमें काफी नोक-झोंक भी हुई और बहुत खुल के बातचीत हुई। तो ये एक इसकी उपलब्धि है कि कम से कम जो संवादहीनता थी, जो जड़ता थी, जो एक दूसरे से दूरियां थी, वो टूटी। तो ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे पहली शर्त होती है। दूसरी उपलब्धि इसकी ये है कि कांग्रेस ने में एक जो नेतृत्व के स्तर पर, देखिए असाधारण परिस्थिति इसलिए भी है कि पहली बार कांग्रेस के शीर्ष स्तर पर एक ही परिवार के 3 लोग पावर सेंटर बने हुए हैं। नेहरू जी के समय इंदिरा गांधी जरूर थी, लेकिन वो पावर सेंटर उस तरह नहीं थी जैसे आज राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हैं। और राजीव जी के इंदिरा जी के समय संजय जी जरूर पावर सेंटर कुछ समय के लिए रहे, लेकिन और राजीव जी आए उसके बाद तो प्रधानमंत्री बन गए। प्रधान राजीव जी के समय कोई परिवार का दूसरा व्यक्ति सक्रिय नहीं था। सोनिया जी के टाइम राहुल जी रहे, 2 लोग रहे। अब ये असाधारण परिस्थिति है। तो भले परिवार में बड़ी एकता हो, सब कुछ हो, बड़ा प्यार हो भाई बहनों में, माँ बेटे में, लेकिन कार्यकर्ताओं के स्तर पर, नेताओं के स्तर पर बहुत भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग सोनिया लाओ देश बचाओ की बात करते हैं, कुछ लोग राहुल गांधी जिंदाबाद की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सोनिया गांधी ही सबको संभाल सकती हैं। तो ये जो एक कंफ्यूजन हो गया है, तो इस चिंतन शिविर से एक चीज ये निकली है कि एक बार पार्टी फिर राहुल गांधी की तरफ देख रही है। वो हमें पसंद आए ना आए, आपको पसंद आए ना आए, देश क्या उनके सामने उनको स्वीकार करता नहीं करता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से एक बार राहुल गांधी को फिर से अपना नेता मान लिया है इस चिंतन शिविर में। प्रियंका गांधी का कोई भाषण नहीं हुआ, सोनिया जी ने बैक सीट लगभग ले ली, जो समापन में उनका भाषण हुआ, और समापन सत्र में सोनिया जी के अलावा सिर्फ राहुल गांधी का भाषण हुआ। राहुल गांधी ने सारी घोषणाएं की। तो कुल मिला के एक बात तय हो गई है कि अगला अगला अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे। एक तरह से ये इसकी पटकथा इस चिंतन शिविर में के जरिए लिखी गई है। तो एक ये कंफ्यूजन भी दूर हुआ है कि प्रियंका गांधी सक्रिय रहेंगी, लेकिन उनकी एक भूमिका जो सीमित है वो रहेगी। ये भी इस शिविर से स्पष्ट हो गया है। तीसरा इस शिविर की जो उपलब्धि है कि इसमें जो एक्शन प्रोग्राम डिसाइड किए गए हैं, जो वो अगर इंप्लीमेंट कर पाती है कांग्रेस, तो निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस का वर्कर या किसी भी पार्टी का वर्कर जब पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो वो घर से निकलता है, उससे जुड़ता है और उसके अंदर उत्साह होता है। अब पदयात्राएं मान लीजिए, ठीक है, जगन रेड्डी ने पदयात्रा की,
उसको सफलता मिली। जगन रेड्डी से पहले उनके पिता राजशेखर रेड्डी ने ही पदयात्रा से ही चंद्रबाबू नायडू के 10 साल के शासन को खत्म किया था। चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा से ही अपना पूरे देश में अपना नेतृत्व बनाया था और बाद में प्रधानमंत्री बने। तो पदयात्राओं से बड़े नतीजे निकलते हैं। अडवाणी जी की रथ यात्राओं से ही बीजेपी जो है 2 सीटों से लेकर के और आज की सत्ता तक पहुंची। तो कांग्रेस ने ऐसी कोई बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी पिछले कई वर्षों में नहीं की। मुझे याद नहीं आता कि पिछले 25, 30, 40 सालों में कोई ऐसी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी कांग्रेस ने की हो। अब अगर वो पूरे देशव्यापी पदयात्राएं करने जा रही है, घोषणा करने जा रही है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी खुद लीड करते हैं पदयात्रा को, तो एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी और पब्लिक कनेक्ट सीधा होगा। तो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा अगर ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो। अगर खाली आपने वैसे कर दिया जैसे यूपीए के टाइम में हुआ था कि साहब दलित घरों में कांग्रेस के नेता जाएंगे और भोजन करेंगे, तो पता लगा वो एसी और हलवाई लेकर के चले गए थे दलितों के घरों, वहां पूड़ियां बन रही हैं और उसके बाद एसी लग रहा। उस तरह से अगर ड्रामेबाजी हुई तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर गंभीरता के साथ इंप्लीमेंट हुआ तो निश्चित रूप से कुछ नतीजे इसके निकलेंगे। एक बात जरूर जो सभा कह रही थी, मैं सहमत हूं कि रीजनल पार्टीज को जिस तरह राहुल गांधी ने अटैक किया, मुझे वो समझ में नहीं आया। क्योंकि आखिरकार ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी बीजेपी को अगर रोकने का काम कहीं भी किया है तो रीजनल पार्टियों ने किया है। वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, तो या 2015 में लालू और मुलायम जब मिले थे, या आज बिहार में अगर कोई लड़ रहा है तो तेजस्वी यादव है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश है। तो रीजनल पार्टियों को इस तरह से एकदम से आपको खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर सवेर आपको उनके साथ सहयोग करना पड़ेगा। इलेक्शन में इलेक्टोरल एडजस्टमेंट आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन रीजनल पार्टियों को एक तो आइडियोलॉजी लेस बताना, दूसरा ये कहना लड़ नहीं सकती। ये मुझे लगता है जिसने भी ये लाइन दी हो, ये लाइन मेरी समझ से तो परे है। कांग्रेस को एक बीच की लाइन लेनी चाहिए थी रीजनल पार्टियों के मामले में कि हम अपने को मजबूत करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपने समान विचार वाली पार्टियों से सहयोग भी करेंगे। तो एक ज्यादा सेंसिबल लाइन होती जो यूपीए की लाइन थी 2004 से जो शुरू हुई थी। तो मुझे लगता है ये यहाँ इसको एक चूक के रूप में देखा जाए। इसके बावजूद मैं इतना जरूर उम्मीद परस्त हूं कि अगर कांग्रेस इन सारे प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करती है, अगर 50% युवाओं को आगे लाती है, अगर जैसे एक बड़ा यू टर्न लिया उन्होंने महिला आरक्षण बिल में कि उन्होंने जो डिमांड लालू, मुलायम, नीतीश, शरद यादव इन सबकी थी यूपीए के टाइम में कि भाई इसमें कोटा विद इन कोटा रखा जाए, उसको कांग्रेस ने नहीं माना था। अगर माना होता तो शायद बिल उस समय महिला आरक्षण के पास हो गया होता। आज कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट किया है और अब वो एक चैलेंज पेश करेगी बीजेपी के सामने कि भाई महिला आरक्षण बिल लाओ इस कोटे के साथ। अब बीजेपी को तय करना है कि वो इस पर क्या करती है। तो एक तो ये एक चुनौती वो देगी। दूसरी जो बात करके मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर का जो ब्लूप्रिंट था लगभग उसी को कलेक्टिवली लागू किया गया है। ये हम सब इस बात को देख रहे हैं। बिल्कुल, और प्रशांत किशोर छोड़ के गए तो प्रशांत किशोर अपना ब्लूप्रिंट देके चले गए। अब सवाल ये है किताबें तो मार्केट में रहती हैं, इम्तिहान देने वाला जो विद्यार्थी है वो कितना ईमानदारी से उन किताबों को पढ़ करके एग्जाम देता है, उससे उसके नंबर तय होते हैं। तो किताबें तो हैं कांग्रेस के पास, अब वो एग्जाम में जो उसको जाना जनता की परीक्षा में, उसमें वो किस तरह से ले जाती है। क्योंकि कांग्रेस के साथ संजय जी बेहतर जानते हैं, कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बाराती मानसिकता है। जैसे बारात में नहीं होता है कि लोग गए शादी में, उसके बाद जो है खाना खाया, फोटो खिंचाई, जयमाल में स्टेज पे खड़े हो गए और उसका नमस्ते जी करके चले गए। तो राहुल जी आ गए तो सारे कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता कुर्ता पहन करके टोपी पहन के आ जाएंगे, मंच पे रहेंगे, फोटो खिंचाएंगे, राहुल जी जिंदाबाद, सोनिया जी जिंदाबाद, प्रियंका जी जिंदाबाद, फिर अपने घर चले जाएंगे। और जो नैरेटिव चलता है वो नीचे तक नहीं जाता। अगर पदयात्रा ऐसी हुई कि राहुल जी चले कन्याकुमारी से और जगह जगह कांग्रेसी अपना जो है भीड़ आए और फोटो खिंचा के चले गए, तो उसका नतीजा नहीं निकलेगा जब तक आप उसको जनता के बीच में सारे प्रोग्राम्स को, सारी आइडियोलॉजी को नहीं ले जा पाएंगे। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो बात है, अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात मुझे याद है 2000 कौन सा शिविर था उसमें भी हुई थी और 20-22 साल हो गए और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं बना। तो ये चीजें कह तो दी आपने, लेकिन आप कितना इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर बना होता तो शायद आज क्या है, आज कांग्रेस के भीतर या किसी भी पार्टी के भीतर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ना तो इसकी क्लास होती है, ना ऐसी कोई वर्कशॉप होती है, ना इस पर चर्चा होती है, ना ऐसी कोई पढ़ाई लिखाई होती है। बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, संजय जी मुझे माफ कीजिएगा, अपनी पार्टी का इतिहास नहीं मालूम, उनको करंट हिस्ट्री नहीं मालूम, उनको जो है सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है और वो इतने डिफेंसिव होकर डिबेट में जाते हैं जैसे लगता है कि उन्हें वो मतलब। और जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता 2014 के बाद से की हिस्ट्री को इस तरह बताते हैं जैसे पूरे देश के 5000 साल का इतिहास यही हो। तो ये जो एक कांग्रेस के अंदर जो विचार का और उसका जो फर्क पड़ा है, तो परिवार के साथ साथ विचार भी जरूरी है। सारी निष्ठा और भक्ति खाली परिवार पे आप कर देंगे तो विचार पीछे छूट जाएगा। इसलिए विचार
बहुत महत्वपूर्ण है। अब आने वाले 6 महीने में इसकी परीक्षा होगी, क्योंकि अभी चुनाव गुजरात के हैं, हिमाचल के हैं। इनमें किस तरह कांग्रेस करती है, उससे काफ़ी कुछ अंदाज़ लग जाएगा। और ये तो अक्टूबर में यात्राएँ होनी है, तो ये भी पता लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए, और इस शिविर के जो निष्कर्ष निकले हैं, उनको एक आशा के साथ देखना चाहिए कि शायद कांग्रेस अपना, चूँकि इस वक़्त इस हालत में है, जैसे आईसीयू में कोई पेशेंट होता है, तो सबसे कड़वी और सबसे टफ दवाइयाँ उसको दी जाती हैं, वो दवाइयाँ दी गई हैं। अब वो कितना उसको रिस्पॉन्ड करती हैं, ये आने वाले समय में हमको पता लगेगा।